नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड सरकार का खजाना ही खाली पड़ा है। प्रदेश सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़ा श्वेत पत्र जारी करने वाली है, तो वहीं खराब वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, जबकि कांग्रेस मामले पर सरकार के साथ खड़ी है। झारखंड में सरकार का खजाना खाली हो चुका है। चौंकिए नहीं, ये सच है और प्रदेश सरकार खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए बड़ी योजनाओं को तत्काल स्थगित करने का निर्देश भी जारी कर सकती है। इसके साथ ही हेमंत सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़ा श्वेत पत्र भी जारी करने वाली है। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मुलाकात की थी और इस दौरान प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा भी की गई थी। आज राज्य का खजाना पूरी तरीके से खाली है। इतना इन लोगों ने लूटा है इस राज्य को कि आज सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए भी कई मशक्कत करने पड़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज ये बहुत बड़ी चुनौती है, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, आपके लिए भी। तो राज्य की खस्ताहाल स्थिति और खाली पड़े खजाने से गैर जरूरी योजनाएं बंद हो सकती हैं। तभी तो सरकार ने कई बड़ी योजनाओं को तत्काल स्थगित करने का फैसला किया है। सड़क और पुल की योजनाओं को रोक दिया गया है। साथ ही जारी किए गए कई टेंडर्स को भी रद्द कर दिया गया है। सरकार की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया है। हालांकि पूर्व सीएम रघुवर दास ने मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है और उचित समय का इंतजार करने की बात कही है। अभी सरकार अभी हनीमून मना रहा है, मैं बाद में बताऊंगा फिर। भाई, खजाना यदि खर्च हुआ है उस खजाने से तो जनता के हित में खर्च हुआ है। अब इनको खजाना भरकर काम करने की जिम्मेदारी जनता ने इनको जनादेश के रूप में दिया है। अब ये बहाना नहीं चलने वाला है, जनता इनके बहाने में नहीं आने वाली है। इसलिए सब बहाने अब जनता सुनना भी पसंद नहीं करेगी। तो वहीं कांग्रेस सरकार के फैसले के साथ खड़ी है और हवाला वित्तीय स्थिति की बारीकियों का दिया जा रहा है। देखिए, बजट अभी आने वाला है, खजाना में पैसा है या नहीं है सार्वजनिक रूप से जानकारी हो जाएगी। पहले बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लायबिलिटीज बहुत ढेर सारा है, उस पर भी माने हम लोग देख रहे हैं कैसे करके उसको लायबिलिटीज जो लोग हैं उसको पे करके नया योजना कैसे शुरू करें, उस पर हम लोग चिंतन मंथन हो रहा है और उसी का अनुरूप बजट बनेगा। हमने पहले भी बोले कि अलाउद्दीन तो चिराग तो है नहीं जो एक दिन में मंत्र फूंक देंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आवाज 5 साल बाद उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय हालात को लेकर जो चिंता जताई है उस पर विपक्ष हमलावर है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल को पेश कर बीजेपी सरकार को घेर रही है, जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जबकि मौजूदा सरकार की ओर से जल्द ही स्थिति साफ करने का दावा किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब आखिर सरकार क्या देती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और प्रेरणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के गुदड़ी नरसंहार के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास झारखंड सरकार कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन भी किया। हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन जवाब दो, जवाब दो, जवाब। लाठी गोली की सोरेन सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सोरेन सरकार। अमूमन झारखंड के मुद्दे को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के विरोध प्रदर्शन आपने कम ही देखे होंगे। सियासत से जोड़कर अगर बीजेपी सांसदों के इस विरोध प्रदर्शन को आप देखें तो कह सकते हैं कि झारखंड से बीजेपी की सत्ता खिसकी है, तो राज्य की वर्तमान सरकार पर हमला बोलने का यह बड़ा मुद्दा मिल गया है। जाहिर सी बात है कि गुदड़ी नरसंहार बीजेपी के लिए सियासत का मानो रामबाण है, जिसके सहारे समय समय पर बीजेपी सांसद हेमंत सरकार पर निशाना लगाते हैं। ये सरकार जो है नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड में नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति किया था और जो विकास के काम हो रहे थे वो सारे काम रुक गए हैं। विरोध की असल वजह को जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पत्थलगड़ी से जुड़े मुद्दे पर फैसला लिया था। यानी जिन लोगों पर पत्थलगड़ी लगाकर
पिछली सरकार में केस दर्ज किया गया था, वो सारे केस हेमंत सरकार ने वापस ले लिए। अब इसे नियति कहें या खराब वक्त, फैसले के कुछ दिन के बाद ही गुदड़ी में 7 आदिवासियों का नरसंहार कर दिया गया और बीजेपी ने इस मुद्दे को पत्थलगड़ी से जोड़कर हेमंत सरकार के फैसले को जिम्मेदार बताया। तरह का काम जब से हेमंत सरकार बना है, आदिवासियों को हत्या और खारकर पत्थलगड़ी के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसको तुरंत अविलंब रोकना चाहिए और वहाँ का आदिवासियों को सुरक्षा देना चाहिए। जो हमारे बीजेपी के सरकार में नक्सल और आतंकवाद को समाप्त कर दिया था झारखंड में, अब पुनः वो लोग फना उठा रहा है और ये सब चीजों का अंजाम दे रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर हमला बोलने का ये बड़ा मौका है, लिहाजा बीजेपी से भुनाने में कोई भूल नहीं करना चाहती। तभी घटनास्थल गुदड़ी से लेकर झारखंड की राजधानी रांची और अब देश की राजधानी दिल्ली तक बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है। ये जो हादसा हुई है जिसमें आदिवासियों की हत्या हुई है, हमारे भाइयों और बहनों की हत्या हुई है, ये अत्यंत दर्दनाक और शर्मनाक है और इसलिए हम लोगों का हक और हम लोगों का अधिकार ये बनता है कि इस सरकार को हम कहें कि वो शर्म करें। गुदड़ी की घटना को लेकर बीजेपी सांसदों का विरोध आप लगातार देख रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते देख रहे हैं, विधि व्यवस्था को लेकर नसीहतें देते बीजेपी सांसदों को देख रहे हैं, पर विरोध प्रदर्शन के दूसरी तरफ सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या गुदड़ी नरसंहार पर सिर्फ सियासत ही बीजेपी कर रही है? बीजेपी सांसदों की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई कब होगी? नारेबाजी तक ही क्यों सीमित रख रहे हैं आदिवासियों की हित? विरोध प्रदर्शन से आगे आकर इन सवालों के जवाब भी बीजेपी अगर दे तब बात आदिवासियों की हित की होगी। बीजेपी की हुंकार अब राहुल गांधी के खिलाफ भी है, उस राहुल गांधी के खिलाफ जो अमूमन देश के कई गंभीर मुद्दे पर खुलकर अपनी बातें रखते हैं। पर झारखंड में 7 आदिवासियों की हत्या को लेकर ना तो राहुल गांधी ने और ना ही पार्टी के किसी बड़े नेता ने अपनी भावना सामने रखी है। हाँ, झारखंड से उनकी सांसद ने घटना को शिक्षा की कमी से जोड़कर जरूर देखा है, सरकार की विफलताओं से जोड़कर देखा है। वहाँ अस्पताल नहीं है, आज वहाँ पर ब्लॉक होते हुए ब्लॉक की सुविधा वहाँ नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो बिल्कुल ये हम मानते हैं कि शिक्षा का अभाव और सरकारी सुविधाओं के अभाव के वजह से इतनी बड़ी जघन्य अपराध हुई है। नरसंहार के 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गए हैं। गुदड़ी नरसंहार की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। सवाल राज्य सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, पर नरसंहार के वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। दिल्ली से विनीत चाईबासा से उपेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों की मांग पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक हुई, जिसमें नियमावली पर चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बजट सत्र से पहले नियमावली पर पारा शिक्षकों की आपत्ति को दूर करने का निर्देश दिया। पुरानी है, पुराना मांग है और आप लोग भी जानते हैं। हाँ। इसलिए पूर्ण रूप में एकदम सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। बहुत जल्दी 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर, माने बजट सत्र के पहले हम लोग सारा चीज कर लेंगे। पूर्व में बनी नियमावली, उनका तमाम नियमावली के शर्तों का समीक्षा किया गया और उनमें जिन बिंदुओं पर राज्य के पारा शिक्षकों का आपत्ति थी, उन आपत्तियों को हम लोग पुनः दर्ज कराए हैं और ये नए शिक्षा मंत्री बने थे, ये सारी बातों को, भावनाओं को जानना चाह रहे थे और इन्होंने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इनको संशोधन करते हुए सत्र चलने से पूर्व इसको लागू करने का प्रयास किया। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अब अपने मेकओवर में जुटी है, ताकि कार्यकर्ता स्तर तक जुड़ाव बने और सरकार के साथ साथ संगठन को भी फायदा मिल सके। इसके लिए कांग्रेस कोटे से मंत्री बने नेता अब महीने में 2 दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। इसकी शुरुआत राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर की। उन्होंने इस दौरान समस्याओं के साथ साथ सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की। साथ ही यह भी तय किया गया कि चारों मंत्री महीने में कम से कम 2 दिन प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और विधायक हर 10 दिन में एक बार कांग्रेस कार्यालय में वक्त जरूर देंगे। भाग का बंटवारा हो गया है, अपने साथियों से मिलने आए हैं, उनसे राय मांगेंगे। उनको फील्ड का ज्ञान है और फील्ड के अपने तजुर्बे को बताएंगे कि किस विभाग में क्या क्या गड़बड़ी चल रही थी पिछली सरकार में
और तब हम लोग सुन करके उसको सुधारने का हर प्रयास करेंगे। हम मंत्रीगण महीना में 2 बार जरूर आएंगे यहाँ पर ऑफिस में, लोगों से मिलेंगे और एमएलए जो विधायक हमारे हैं हर 10 दिन में 1 दिन आएंगे। बन जाएगा ये, हाँ, रोस्टर बन जाएगा, एक तरह से रोस्टर बन जाएगा, है ना, रोस्टर बन जाएगा। हर हम लोग यहाँ रहेंगे, है ना। ऑफिस में ये कार्यालय है प्रदेश का, इसमें ज़रूरी है हम लोगों का आना यहाँ पर और लोगों से मिलना, उनसे फीडबैक लेना। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो भी अपना अपना ज़मीन में काम करते हैं। अगर उसको वहाँ लगता है कि हमारा यहाँ विसंगति हो रहा है या अनियमितता हो रहा है या ये काम करने से हम लोग को फ़ायदा हो सकता है, जन का फ़ायदा हो सकता है, वैसे विचारों को यहाँ पर आदान प्रदान करेंगे और हम जो माननीय मंत्री जो बने हैं उन लोग और विधायक प्रयास करेंगे उसका अनुरूप काम करने के लिए। जेवीएम द्वारा प्रदीप यादव को जारी शोकॉज पर जवाब देने की समय सीमा आज खत्म हो गई, लेकिन प्रदीप यादव बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। गोड्डा में कांग्रेस की ओर से नागरिकता कानून विरोधी रैली में शामिल होने के बाद विधायक प्रदीप यादव पर जेवीएम ने शोकॉज जारी किया है। इस पर विधायक प्रदीप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी दोनों ही देश के संविधान की भावना के विपरीत लाए गए हैं और बीजेपी की ओर से लाई गई कानून का वे विरोध करते हैं, चाहे इसके लिए उनकी सदस्यता ही समाप्त क्यों न हो जाए। ये एनआरसी तमाम चीजें राष्ट्र हित में नहीं है। इस देश को कमजोर करने वाली ये धाराएं हैं, कमजोर करने वाले नियमों को लाया ही है भारतीय जनता पार्टी ने। हम इसके घोर विरोधी हैं। इसके लिए मेरी सदस्यता क्या, हमको राजनीति भी छोड़ना पड़ेगा, फिर भी इन चीज़ों का हम विरोध करेंगे और खुलेआम हमने विरोध किया है। और ये चीज़ें सीए, एनआरसी तमाम संविधान की धाराओं के विपरीत है। और संविधान के धारा के विपरीत कोई कानून आएगा, प्रदीप यादव जैसा आदमी जो संवेदनशील है, देश के प्रति वफादार है, जनता के प्रति वफादार है, इन चीज़ों में चुप नहीं बैठ सकता। झारखंड राजभवन में भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक शिष्टमंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचा। रक्षा विश्वविद्यालय के 14 अधिकारियों की टीम ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान झारखंड के बारे में जाना। इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ के बच्चे काफी परिश्रमी हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिहार आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी रामचंद्र पूर्वे आज स्टडी टूर पर रांची पहुंचे। वो यहां ये जानने पहुंचे हैं कि झारखंड विधानसभा अपना विधायी काम कैसे करती है। पूर्वे ने इसके लिए विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद से मुलाकात की और विधानसभा सत्र, न्यायाधिकरण समेत अन्य समितियों की गहन जानकारी ली है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुलाकात का दिन शनिवार होने की वजह से आरजेडी सुप्रीमो से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उन्हें और दूसरे प्रदेश में भी जाना है। उन्होंने इस दौरान महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी को बताया। अन्य विधानसभाओं में या विधान परिषद में कमेटी का फंक्शनिंग किस रूप में होता है, इसी के अध्ययन की व्यवस्था है, प्रावधान है। उसी के तहत हम यहाँ पर आ चुके। लालू जी से मिलना है शनिवार को, समझे, और चूंकि हम लोग का एक टूर प्रोग्राम है इसलिए आज तो मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है उसी व्यवस्था का इसलिए है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए करोड़ों की राशि खर्च कर रही है। यहां तक कि कई तरह के प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन जब इन योजनाओं से प्रेरित होकर महिलाएं बंध्याकरण के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचती हैं तो उसके लिए बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की जाती। ताजा मामला राजधानी रांची के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांके की है, जहां बंध्याकरण कैंप में पहुंची 17 महिलाओं को ऑपरेशन के बाद एक ही कमरे में फर्श पर रात गुजारनी पड़ी। लोहरदगा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को ठेले में लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भंडरा निवासी शोभन मलार पैसे के अभाव में ठेला को ही अपना सहारा बनाकर इलाज के लिए आना जाना करते थे। हालांकि सिविल सर्जन इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिले में सारी व्यवस्था उपलब्ध है, ऐसे में ऐसी नौबत आए ये नहीं हो सकता। नहीं, ये गलत बात है। हम तो एक एक पेशेंट को हम लोग अपने एम्बुलेंस के माध्यम से ही भिजवाए हैं। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि ठेला से लाते, एकदम गलत है।
हम इसमें एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निजी अस्पतालों में जो मरीज जा रहे हैं वो ठेला में लाद कर लाए होंगे। निजी वाला नहीं, हम लोगों ने तो सभी MOIC को निर्देश दिया है और सभी जगह में 108 है, वो लोग हम इन्वॉल्व नहीं किए। लातेहार के जिन इलाकों में जहां नक्सलियों का खौफ कायम था, वहां आज पुलिस पिकेट स्थापित कर CRPF के जवानों ने नक्सलियों के प्रभाव को कम कर दिया है। लातेहार के कई गांवों को CRPF की मदद से धीरे धीरे नक्सलियों की चंगुल से मुक्त कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम भी लगातार चलाया जा रहा है। CRPF की 214वीं बटालियन की ओर से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का वितरण ग्रामीणों के बीच किया गया, जिसका लोगों ने स्वागत किया। CRPF की ओर से चलाए जा रहे इस प्रोग्राम का मकसद नक्सलियों से लड़ने के साथ ही ग्रामीणों का साथी और सच्चा हमदर्द बनकर भी रहना है। बहुत खराब था, अभी तो बहुत सुधार हो गया है और अभी बीच बीच में CRP लोग घूम रहा है, तो अभी पहले की स्थिति अभी से नहीं है, बहुत सुधार हो गया है और अभी इस तरह का हलचल भी नहीं है। पहले की अपेक्षा अभी हम लोग का एरिया शांत है। ये सिविक एक्शन का उद्देश्य है कि गांव वालों तक पहुंचना। इसके कई मल्टी पर्पस है कि हम उनको विभिन्न तरह का संसाधनों का मुहैया कराएं, जो उनकी कमी है उनको पूरा कर सके और फौज का एक मानवता वाला चेहरा हम उनको दिखा सकें। इस तरह का अभियान से बहुत तरह का फायदा मिलता है, जैसे कि तो अगर सोर्स बिल्डअप होना होता है तो उससे ये कार्रवाई हो सकती है, प्लस लोगों को पता चले कि हाँ फौज यहाँ पे किस पर्पस है और नक्सली उनका किस तरीके से उनको मिसयूज कर रहे हैं। पत्नी की हत्या मामले में सरायकेला जेल में बंद विचाराधीन कैदी मोहम्मद उस्मान का आज इलाज के दौरान MGM अस्पताल में मौत हो गई। सुबह कैदी की मौत की सूचना परिजनों को मिलने के बाद उन्होंने जेल प्रशासन पर बीमारी छुपाने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक कल तक उस्मान ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे सदर अस्पताल और फिर वहां से MGM अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। आपको बता दें कि पत्नी की आत्मदाह करने के बाद प्रताड़ना के आरोप में उसे जेल भेजा गया था। बोकारो में कनारी मौजा के विस्थापित रैयतों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर सामूहिक आत्मदाह के लिए मार्च निकाला, जिसे भू अर्जुन कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। विस्थापितों ने पहले से ही आत्मदाह की घोषणा कर रखी थी, लिहाजा इसे रोकने के लिए भू अर्जुन कार्यालय को पहले से ही पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम तैयार थी। विस्थापित जब भू अर्जुन कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों ने इन्हें समझा बुझाकर और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन देकर लौटा दिया। विस्थापितों की मांग है कि उनके पूर्वजों ने BSL को जो जमीन दी थी उसके बदले नियोजन दिया जाए और मौजूदा दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। चार मुद्दे की फैसला जब तक नहीं होगा तब तक हम बोकारो विस्थापित रैयत संघ नहीं मानने जा रहा है। देखना पड़ेगा क्या उसका लीगल पॉइंट्स है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जैसे ये लोग जो डिमांड हमने दिया है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए वर्तमान रेट से, इनका ये मांग है, तो उसको मैं ऊपर के पदाधिकारियों को मैं इसको अग्रसारित कर दूंगा। जमशेदपुर से सटे डिमना लेक परिसर में 14 फरवरी से 16 फरवरी तक साहसिक पर्यटक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जाएगा, इसकी जानकारी डीसी रविशंकर शुक्ला ने दी है। वहीं डीसी ने महोत्सव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का चयन करेंगे जो इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। इसमें गरीब और सुदूर देहात के क्षेत्रों को वरीयता देने का निर्देश दिया गया है। इस महोत्सव में ट्रैकिंग, बोटिंग समेत कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन होगा। एवं पर्यटन विभाग के तत्वावधान में एडवेंचर टूरिज्म के लिए 14, 15 और 16 को कुछ एक्टिविटीज़ डिमना लेक के अराउंड प्रस्तावित हैं और इसमें मेनली लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड और वाटर बेस्ड जो स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें रॉक क्लाइंबिंग से लेकर के रैपलिंग और पैरासेलिंग और साथ ही साथ कयाकिंग, बोटिंग इत्यादि भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। गुलाब का फूल ऐसे तो सौंदर्य का प्रतीक है, लेकिन देवघर में इसकी अच्छी खपत के कारण किसानों को अब इसकी खेती का आर्थिक रूप से फायदा मिल रहा है
और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी इसके लिए की जा रही है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की मदद के लिए आगे आ रहा है। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को गुलाब की अलग अलग प्रजातियों की खेती का प्रशिक्षण देने के लिए बगिया तैयार की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ नगरी होने के कारण देवघर में अन्य फूलों के साथ गुलाब की भी अच्छी खपत है। वहीं यहाँ के किसान भी अब गुलाब की खेती की ओर आकर्षित होने लगे हैं। वहीं महिला किसान भी गुलाब की खेती के प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। संथाल परगना की जमीन जो है गुलाब की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए किस तरह से यहाँ जो है स्वरोजगार महिलाओं को, जो बैठी हुई घर में जो महिलाएं हैं, वो गुलाब की खेती करके किस तरह से उसको बडिंग किया जाए, कटिंग किया जाए और जो है गुलाब की क्या महत्व है, ये सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है जगनेशिया से जो है जंगली पौधे से किस तरह से गुलाब तैयार, इसके लिए बडिंग वगैरह ये सब का प्रशिक्षण दिया रहा है। हम लोग गुलाब का ट्रेनिंग करने आए थे यहाँ पे, ट्रेनिंग तो लिए हैं, घर में इसको खेती करेंगे हम लोग। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।